हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज सैटरडे है, आज हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आगे। 55 तक हम लोगों ने कर लिया था, आज स्टार्ट करेंगे 56 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विकास का क्रम होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो सिर से पैर की ओर और दूसरा केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो जो सिर से पैर की ओर विकास होता है उसे कहा जाता है मस्तकाधोमुखी विकास, और जो केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है उसे कहा जाता है निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास। तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दो ही तरीके से विकास होता है, एक तो सिर से पैर की ओर और दूसरा केंद्र से परिधि की ओर। तो हमारा इस तरीके से आंसर सही हो जाएगा सी। ये दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये दोनों नहीं है विकास का, जो क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की संस्तुप आहारी आवश्यकता कितनी, यानी कितनी एनर्जी एक हल्का कार्य करने वाली महिला को कितनी एनर्जी चाहिए? 1275, 1450, 1650 या फिर 1875। ठीक है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की आहारी आवश्यकता होती है 1875। कैसे? 1875 किलो कैलोरी की होती है। जैसे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ध्यान दीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, दो क्वेश्चंस तो यहीं से निकल के आ गए। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी जान लीजिए कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी और 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी, साथ ही साथ 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रदर्शनी दृश्य है, ठीक है, क्या है प्रदर्शनी? क्या है? पोस्टर एवं चार्ट, चौक एवं फ्लैनल बोर्ड, पिक्चर एवं फिल्म, ग्राफ एवं मैप। ठीक है, प्रदर्शनी क्या है? प्रदर्शनी एक क्या है? पोस्टर एवं चार्ट। कैसे? देखिए, चाक, फ्लैनल बोर्ड, पिक्चर और ग्राफ पेपर, ये सारी चीज़ें क्या, जो साक्षर होंगे उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें यूजफुल होंगी। लेकिन जो पोस्टर और चार्ट होता है, देखने की सामग्री तो सभी है, लेकिन जो पोस्टर और चार्ट होता है, ठीक है, वो क्या है, उसको आप अनपढ़ लोग भी देख सकते हैं। मेनली यह प्रसार शिक्षा से रिलेटेड है, पोस्टर एवं चार्ट। ठीक है, पिक्चर एवं फिल्म ये तो दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, पोस्टर एवं चार्ट। प्रदर्शनी क्या है? पोस्टर एवं चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से नायलॉन है। नायलॉन क्या है? देखिए, रासायनिक रूप से नायलॉन एक पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड है, एक्राइलोनाइट्राइल है, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक रूप से नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। कैसे? देखते हैं। रासायनिक रूप से नायलॉन एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा है। एक यहाँ से भी क्वेश्चन निकल गया कि नायलॉन क्या है? मानव द्वारा पहला संश्लिष्ट रेशा है, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो 1935 में किया गया था। ठीक है, इसका व्यापारिक उत्पादन कब से शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी से। नायलॉन का उपयोग, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, मार्क कर लीजिए कि नायलॉन का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। तो इसका उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल में, पैरासूट के कपड़े में, टायर, दांत के ब्रश में तथा पर्वतारोहण के लिए रस्सी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो नायलॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ट्रिप्टोफेन है। ट्रिप्टोफेन क्या है? तो ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। कैसे? ट्रिप्टोफेन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में किया जाता है। यहीं से पता चल गया, अगर प्रोटीन है तो अमीनो अम्ल ही सही होगा। ठीक है, तो एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, इसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। शरीर में ट्रिप्टोफेन की अधिक मात्रा सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ा देती है, जिससे व्यक्ति स्फूर्ति, तरोताजा और खुशनुमा महसूस करता है। अधिकतर भोजन जिसमें ट्रिप्टोफेन नामक एमिनो एसिड होता है, वे शरीर के ट्रांसफॉर्म सिस्टम में अपने अवशोषण के लिए एक अन्य अमीनो एसिड से क्या करते हैं? तो कंपटीशन करते हैं। इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कार्य अध्ययन किया जाता है। कार्य अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रक्रिया चार्ट में, संक्रिया चार्ट में, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा आंसर सही हो जाएगा डी।
कैसे? प्रक्रिया चार्ट, संक्रिया चार्ट तथा सूक्ष्म गति अध्ययन तीनों द्वारा, देखिए तीनों द्वारा कार्य का अध्ययन किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है, क्या इंगित करता है? धागों की संख्या, धागे की दृढ़ता, धागे का घुमाव या फिर धागे की एक समानता। तो भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है धागों की संख्या को, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। देखिए एक्सप्लेनेशन, भार प्रति इकाई लंबाई या लंबाई प्रति इकाई भार धागा संख्या इंगित करता है, धागे में लंबाई के धागे के साथ जो संबंध रहता है उसे धागे की संख्या कहते हैं। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप क्या पहनेंगी? चुन्नटदार स्कर्ट और ब्लाउज, चौड़ी प्लेट युक्त स्कर्ट व ब्लाउज, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कॉट प्रिंसेस लाइन हो, पूर्ण लंबाई का परिधान छोटी जैकेट के साथ। तो देखिए यदि आपकी हाइट यानी यदि कि आपकी हाइट छोटी और मोटी है तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप क्या पहनेंगी? तो अगर आप छोटी और मोटी तो लंबी और पतली दिखने के लिए देखिए धारीदार यानी लंबे धारीदार कपड़े पहनने चाहिए। तो चौड़ी प्लेट युक्त ये तो आंसर सही नहीं होगा। चुन्नटदार स्कर्ट ब्लाउज नहीं, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कॉटन प्रिंसेस लाइन हो, तो पूर्ण कॉटन का परिधान जिससे लाइनिंग यानी लंबी धारी वाले कपड़ों को पहनेंगे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कपड़ों का चयन करके छोटी महिला को थोड़ा सा लंबा दर्शाया जा सकता है, यानी इस तरीके का कपड़े यानी पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कॉट प्रिंसेस लाइन हो, इस तरीके का कपड़ों का चयन करके छोटी महिला थोड़ी सी लंबी जो है वह दिख सकती है। यदि कोई महिला छोटी और मोटी हो तो लंबी और पतली दिखने के लिए उसे पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी कॉट प्रिंसेस लाइन हो ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह है, ट्राइसेम योजना में क्या है? तो देखिए ट्राइसेम योजना शहरी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण युवा, शहरी युवा या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले ग्रामीण युवा। ट्राइसेम देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा ग्रामीण युवा। इसका फुल फॉर्म है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग इसका फुल फॉर्म मुझे ट्राइसेम का फुल फॉर्म आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को। ट्राइसेम योजना ग्रामीण युवाओं का लक्षित समूह है। यह जवाहर रोजगार योजना के नाम से भी जानी जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया कि ट्राइसेम योजना को जवाहर योजना के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जाने वाली एक योजना है। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा डेट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1991 से 92 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है कितना? 60%, 70%, 80% या फिर 90%। तो हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा है? तो शरीर में कुल 70% जल की मात्रा है। शरीर में जल की कुल मात्रा 70% है। जल के अभाव में पोषक तत्व शरीर के लिए क्या हो जाते हैं? व्यर्थ है, यानी अगर शरीर में जल नहीं है तो सारे पोषक तत्व क्या है? यूजलेस हैं, क्योंकि सभी पोषक तत्व केवल घुलित अवस्था में ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। शरीर में जल की कमी के कारण क्या हो जाता है? तो निर्जलीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। खमीरीकरण बढ़ाती है, खमीरीकरण क्या बढ़ाती है? पाचनशीलता, विटामिन ए, कैल्शियम या फिर प्रोटीन। तो खमीरीकरण क्या हो जाता है? कोई खाना अगर भोजन को खमीरीकरण कहते तो पाचनशीलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, खमीरीकरण से पाचनशीलता में वृद्धि होती है। खमीरीकरण में अणुजीवों अथवा एंजाइम्स की उपस्थिति में वायु रहित परिस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का धीरे धीरे अपघटन होकर सरल में बदल जाता है। तो खमीरीकरण द्वारा क्या बढ़ता है? तो पाचनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन ऑब्लॉग मान्य मानक है। गोल्डन ऑब्लॉग मान्य मानक है किसका? स्थानिक संबंध के लिए, फर्नीचर की व्यवस्था के लिए, गृह सज्जा के लिए या फिर उपयुक्त सभी। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या सही हो जाता है। तो गोल्डन ऑब्लॉग स्थानिक संबंध के लिए मान्य मानक है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, कैसे? प्राचीन यूनानियों के अनुसार मान्यता थी कि संबंध जो अपने स्थानिक डिवीजनों के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे कभी कभी गोल्डन ऑब्लॉग भी कहा जाता है, और स्थानिक संबंधों के लिए यह एक मान्यता प्राप्त मानक है। ठीक है,
समझ में आ गया। बात आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा जो है वह नष्ट हो जाती है, यानी किस तरीके से हम लोग खाना बनाते हैं कि विटामिन ए की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है। दाब द्वारा पकाने से, ब्लॉचिंग द्वारा, तलने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दाब और भाप द्वारा पकाने से भोजन की अधिकतम मात्रा नष्ट, पोषक तत्वों की मात्रा नष्ट नहीं होती है। ब्लॉचिंग से भी नहीं होती है। तलने से, देखिए तलने से क्या हो जाता है, डीप फ्राई करने से जो है पोषक तत्वों की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है, जिनमें से विटामिन ए कैरोटीन भी जो है शामिल है। आंसर हमारा सही हो जाएगा सी। तलने की विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है। अधिक गर्म करने पर वसा अपने यौगिक ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में क्या हो जाती है, विषाक्त हो जाती है अधिक गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी जो पारंपरिक ऊर्जा, देखिए विद्युत पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, एलपीजी ये भी पारंपरिक ऊर्जा का सोर्स है, कोयला भी पारंपरिक ऊर्जा का सोर्स है। तो जो नवीन ऊर्जा का सोर्स है वो हमारा क्या है, वो हमारा है सौर। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है, नवीनतम ऊर्जा का सोर्स है। आंसर सही हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का प्रमुख सोर्स है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख सोर्स क्या है, प्रमुख सोर्स है सूर्य। परंतु भोजन बनाने के लिए परंपरागत ऊर्जा के सोर्स जैसे कि लकड़ी, कोयला, विद्युत, एलपीजी गैस, ये सब क्या है, ये सब ऊर्जा के परंपरागत सोर्स हैं भोजन पकाने के लिए। ठीक है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली, भूतापी ऊर्जा, ये सब क्या है, ऊर्जा के नवीकरणीय हैं। ठीक है, नवीकरणीय या फिर इन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स भी हम लोग कहते हैं। देखिए कितने क्वेश्चन यहाँ से भी निकल जाते हैं। जिनमें से सौर ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः भोजन पकाने के लिए, भोजन बनाने एवं प्रकाश के लिए किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से है, सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से क्या है, तो देखिए अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, या फिर बाल मृत्यु दर, या फिर 0 से लेके 5 वर्ष तक। ठीक है, मैंने बताया था कि किसी भी देश की विकास को अगर आंकना हो तो सबसे आवश्यक संकेतों में से क्या है, तो वो है बाल मृत्यु दर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा बाल मृत्यु दर। आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, जनगणना से संबंधित गणना किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संकेतों जो दर से संबंधित होते हैं में बाल मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। ध्यान दीजिएगा, बाल मृत्यु दर सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। इसके अंतर्गत गणना करते समय 0 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम तंतु, रेशम के तंतु सर्वप्रथम कहाँ उत्पादित किए गए थे, तो देखिए भारत में, इंडोनेशिया में, चीन में, या फिर जापान में। मैंने आपको बताया था कि रेशम का जो तंतु है सबसे पहले इसकी खोज कहाँ हुई थी, तो चीन में हुई थी। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा चीन। रेशम एक प्रकार का महीन, चमकीला और दृढ़ तंतु का रेशा है जिससे कपड़े बुने जाते हैं। यह प्राकृतिक रेशा है, तो प्राकृतिक प्रोटीन फाइब्रोन से बना रेशा है। रेशम के तंतु के उत्पादन का सर्वप्रथम प्रमाण चीन में प्राप्त हुआ था, इसीलिए रेशम के जन्मदाता को चीन को रेशम का जन्मदाता कहा जाता है। चीन में रेशम कीड़ा पालने का कौशल आज से 5000 साल पहले सम्राट हुगती की रानी यान एम्बो के हाथों प्रजा को सिखाया गया था, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये इंपॉर्टेंट जानिए कि रेशम का सबसे पहले उत्पादन चीन में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह व्यवस्थापन का सार। गृह व्यवस्थापन का सार क्या है, पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन, या फिर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करना। तो देखिए गृह व्यवस्थापन, ये चारों लक्ष्य तो है ही। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिए कि चारों आंसर तो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त यानी जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता, इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा यूजफुल लगे, जो सबसे ज़्यादा इसेंशियल लगे, उसी पर आप टिक करिए। ठीक है, पारिवारिक लक्ष्यों को निश्चित करना, ये भी गृह व्यवस्थापन का सार है। समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन, ये सारे आंसर सही है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा देखिए क्या है, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, ये सबसे ज़्यादा क्या है, इसेंशियल है, इसके बिना काम नहीं चलता। तो आंसर देख लेते हैं, गृह व्यवस्थापन का सार उपलब्ध संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करना होता है। उपलब्ध साधन
लक्ष्यों तक पहुंचने के माध्यम है जिससे हम अपने उद्देश्यों को आसानी से जो है वह प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो कि इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो यह व्यवहार यानी बलबलाना यह किस व्यवहार से प्रभावित होता है? तो जैसे ध्यान दीजिए कि जब बालक चाहे किसी भी संस्कृति से बिलोंग करता हो, चाहे किसी भी संस्कृति से हो, क्या विकास की गति तो सेम होती है ना बच्चों में, ठीक है। बच्चों में सभी विकास की गति वो सभी अवस्थाओं से पार करते हुए ही तो आगे बढ़ता है, चाहे वो किसी भी संस्कृति सभ्यता से बिलोंग करता हो, ठीक है। तो बलबलाना प्रारंभ करते हैं, जो कि यह इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो जैसे जैसे परिपक्व होंगे शारीरिक और मानसिक रूप से, तो तभी तो उनका विकास होगा। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा सी, ठीक है। परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है। परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है। बालक जितना परिपक्वता को प्राप्त करता जाता है उसका उतना ही विकास होता जाता है। अभी मैंने बताया परिपक्वता का असर मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के अंकुर का तेल, गेहूं के अंकुर का तेल किसका उत्तम सोर्स है? विटामिन ए का, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा विटामिन ई, ठीक है। कैसे? गेहूं के अंकुर का तेल विटामिन ई का उत्तम सोर्स है। इसके अलावा विटामिन ई अंकुरित अनाज, अंकुरित दालों, तेल, सोयाबीन और अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है। विटामिन ई कोशिका की सुरक्षा तथा जननिक एपिथेलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में क्या है? सहायक होता है। इसकी कमी से पुरुष एवं स्त्री दोनों में बंध्यता उत्पन्न होती है, ठीक है। बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी निकल गया कि कौन से विटामिन की कमी से पुरुष एवं स्त्री में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है? तो विटामिन ई की कमी से पुरुष एवं स्त्री में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं। लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावित ढंग से कार्यान्वित करने में या फिर उपरोक्त सभी। तो जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो रक्ताल्पता, लौह तत्व का निर्माण अंतर्ग्रहण, मैरास्मस निम्न ऊर्जा का अंतर्ग्रहण, क्वाशियोरकार निम्न प्रोटीन का अंतर्ग्रहण और स्कर्वी निम्न विटामिन B12। कहने का मतलब है कि रक्ताल्पता कौन सा सही नहीं है, नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो जो रक्ताल्पता है तो लौह की कमी से रक्ताल्पता होता है, ये सही बात है। मैरास्मस निम्न ऊर्जा के कारण मैरास्मस रोग होता है, ये भी सही बात है। क्वाशियोरकर निम्न प्रोटीन की कमी से देखिए क्वाशियोरकर रोग होता है। देखिए स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन B12 की कमी से नहीं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला का सिद्धांत है। कला का सिद्धांत अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बताया था, कला के सिद्धांत और कला के तत्व। ठीक है, तो कला के सिद्धांत है रेखा, प्रकाश, संतुलन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। कैसे? जब कलाकार चित्रकारी करता है तो चित्रकला के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं? जैसे देखिए रेखा, रंग, रूप, तान, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। ठीक है, इनको सुनियोजित करता है और कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावित करने वाले तत्वों का प्रयोग कला के सिद्धांतों या संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। ये सिद्धांत कितने होते हैं? तो देखिए ये सिद्धांत होते हैं सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो देखिए संतुलन कहाँ है? तो संतुलन हमारा आ गया सिद्धांत में। तो कला का सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार की पोषणात्मक प्राप्ति के लिए, बजट नियोजन के लिए, समय के उपयोग के लिए या फिर ऊर्जा बचाने के लिए। तो बात एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए आहार नियोजन की जो है आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी से। विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। क्या कार्य है? तो आंसर सही हो जाएगा
सी ऊष्मा नियंत्रण करने का कार्य किसका है? विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है ऊष्मा का नियंत्रण करना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैवल वाटर है, जैवल वाटर क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था वाटर वाले में, ठीक है। तो जैवल वाटर क्या है? तो ब्लीचिंग अभिकर्ता है, नील अभिकर्ता है, स्टार्च है या फिर परिसज्जा है। तो जैवल वाटर एक तरीके का क्या है? ब्लीचिंग अभिकर्ता है। कैसे? जैवल वाटर यह एक ब्लीचिंग अभिकर्ता विधि है। जब वस्त्रों को ऊन के प्राकृतिक मटमैले रंग तथा बुनाई के समय के दाग धब्बे और अशुद्धियों से मुक्त करके उन पर सफेदी लाई जाती है। किसके द्वारा? तो जैवल वाटर के द्वारा उन पर सफेदी लाई जाती है, जो कि क्या है? एक ब्लीचिंग अभिकर्ता है, ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।